जय हिंद, वंदे मातरम। आज के क्लास में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास को बताने जा रहा हूँ। समास इतने शानदार ट्रिक लेकर के आया हूँ समास के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना शानदार ट्रिक भी होता है समास, ठीक है, सीखने के लिए। यदि झारखंड जेट, यूपी टेट और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर मैं आज कर दूंगा क्लास में, ठीक है। कभी दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगा समास, क्योंकि समास से लगभग 2, 4, 5 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे समास फर्स्ट में कहते किसे हैं, ठीक है, इसे रटने की जरूरत नहीं है। समास जो है 2 या 2 शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक मतलब होता है सही शब्द होना चाहिए, ठीक है, जिसका अर्थ निकलता उसे समास कहते हैं। समास का संक्षेप में यदि आपसे पूछे चलते भूलते कोई तो क्या कहना है? समास का अर्थ भी क्या होता है? संक्षेपीकरण होता है, उसे भी समास कहते हैं। घटने की क्रिया को समास कहते हैं, या संक्षिप्त रूप लिखना भी समास कहलाता है। कम करना समास कहलाता है, ठीक है। समास के भेद, समास के कितने भेद होते हैं? 6। यदि आप भूल जाते हैं तो क्या करना है? जैसे आप में एक समाज शब्द बना है, समास और समाज से दोनों में मिलता जुलता सिमिलरिटी है, ठीक है, दोनों में। तो समाज कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो समास मेरा कितना हो गया? 6, ध्यान रखेंगे 6, अच्छा 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 6। तो समास 6 होते हैं। समास कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 नंबर यहाँ से आपका क्लियर हो गया एक क्वेश्चन। समास 6 कौन कौन? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारक समास, बहुब्रीहि समास, अविभाज्य समास। कितने हो गए? 6। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस तरह से समास कितने हो गए? 6। अब चलिए इसे विस्तार से चीज़ों को समझेंगे। प्राचीन काल में द्विगु समास कर्मधारक समास और तत्पुरुष समास में जोड़ दिया गया था, ठीक है। तत्पुरुष समास से 2 समास निकला था, द्विगु समास और कर्मधारक समास। बेसिक चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारे बुक में आपको प्रधान खंड मिलता होगा कहीं कहीं पे, और कहीं गौण खंड लिखा होगा डिफिनेशन में, ठीक है। और एक होता है पूर्व पद। पूर्व पद मतलब होता है पहले का पद, ठीक है। उत्तर पद मतलब होता है बाद का पद। उत्तर पद मतलब होता है बाद का पद, ठीक है। पूर्व मतलब पहले का पद और उत्तर मतलब होता है बाद का पद। ट्रिक यदि आपसे पूछेगा तो ध्यान रखेंगे। प्रमुख समास क्या कहता है? जैसे अविभाव समास। अविभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। अविभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, और कर्मधारक में उत्तर पद, ठीक है, द्विगु में उत्तर पद। तो ये कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। इससे तीनों समास निकला है, इसलिए तीनों का DNA सेम है। उत्तर पद उत्तर पद उत्तर पद, ये तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है। और पूर्व मतलब होता है पहले का पद, ठीक है, और उत्तर मतलब बाद का पद। यहाँ हम लिख दिए, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट में, ठीक है। पूर्व मतलब पहले का पद और उत्तर मतलब बाद का पद, ठीक है। तो जैसे और एक होता है द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान, ठीक है। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, इसमें एक दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों अपने अपने जगह पर सही होते हैं। इसमें कोई बड़ा और ना कोई छोटा होता है बहुब्रीहि में, ठीक है, अप्रधान होता है। अब डिफिनेशन की बात करें अविभाज्य समास। जो शब्द लिंग, वचन, कारक अथवा काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते, क्या करें? जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते उसे अव्यय कहते हैं। या तो दूसरे भाषा में समझिए, जिस समास का पहला पद क्या था? प्रधान होता है, उसे भी अविभाज्य समास कहते हैं। तो ये अव्यय किसे कहते हैं, इसका आपका डिफिनेशन बता दिया हूँ। अब क्या कहते हैं अविभाज्य समास में? जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, या जिस समास में पहला पद उपसर्ग लगा रहेगा, ठीक है, पहले है उपसर्ग, जैसे अथा, प्रीति, ठीक है, तो वह अविभाज्य समास होगा। क्या होगा? अविभाज्य समास। यदि आपको ट्रिक समझना है तो ट्रिक में क्या करना है कि क्रिया लगा करके आपको देखना है, ठीक है। जैसे अथा शक्ति, प्रतिदिन, ठीक है, अनुरूप, अनुजोड़ रूप, देखिए यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है, ये भी उपसर्ग है मेरा दोस्तों, ठीक है, ये भी उपसर्ग है। उसके बाद आमरण, ये भी उपसर्ग है। तो ऐसे मेरा
अब धीरे धीरे इस तरह के हाइफन चिन्ह वाले शब्द भी आ जाएंगे, सेम शब्द बार बार, तो ये अविभाज्य समास के अंतर्गत आएंगे। कभी कभी ये अविभाज्य समास आते हैं। तो क्रियाओं को छांटना, ठीक है, तो आप ध्यान रखें क्रियाओं के छांटने की जगह पर, ठीक है, क्रिया को छांट दीजिए तो आपका अविभाज्य समास निकल जाएगा। देखिए मरण, रूप, दिन, ये सब क्या क्रिया है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ट्रिक, जिस समास का पहला पद में था या अनु वही उपसर्ग लगा रहेगा, एक ही चीज़ है, सेम चीज़ है, ठीक है। इस पर ज़्यादा तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब किसी नदी पहाड़ के पहले संख्यावाची विशेषण आ जाए तो अब ये होता है, क्या होता है, जब किसी नदी पहाड़ के पहले संख्यावाची विशेषण आ जाए तो अब ये होता है, जैसे पंच हिमालय, साफ साफ, घर घर, हाथों हाथ, कान कान, ठीक है। और उसी प्रकार अमरन, बाकायदा, बेशक, नीरो। नेक्स्ट पॉइंट है द्वंद्व समास। जिस समास में हाइफन चिन्ह या योजक चिन्ह कहा जाता है इसे, ठीक है, लगा रहेगा, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। एक में 9 से पूर्ण संख्या, 1 से 9 तक पूर्ण संख्या को छोड़कर अपूर्ण संख्या भी द्वंद्व समास होते हैं, ठीक है। 1 से 9 तक छोड़ करके बाकी सब क्या होंगे, वे द्वंद्व समास होंगे। जैसे 45, 46, ठीक है, 34, माता पिता, दाल रोटी, ये सब, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। यहाँ पर भी हाइफन चिन्ह लगा हुआ, पर ये क्या है, अलग अलग है, यहाँ दाल है, यहाँ रोटी है, रोटी कपड़ा मकान, तो ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये अब द्वंद्व समास के भी भेद होते हैं दोस्तों, द्वंद्व समास के भी भेद होते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन होता है, इतरेतर द्वंद्व, ठीक है, उसके बाद समाहार द्वंद्व, उसके बाद वैकल्पिक द्वंद्व। यदि आपसे पूछेगा द्वंद्व समास के भेद तो 3 होते हैं, ठीक है। पहला इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व, थर्ड है वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व किसे कहते हैं, यहाँ पे और तथा लगा रहेगा, और तथा लगा रहेगा, अन जल, इसे तोड़ेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, अन और जल, अन और जल। कंद मूल फल, कंद और मूल और फल। 25, 5 और 25, 5 और 25, तो ये हो गया इतरेतर द्वंद्व। समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व के भला बुरा, तोड़ेंगे तो होगा क्या, भला बुरा। हाथ पांव, हाथ या पांव आदि। काम काज, काम काज, ठीक है, समाहार द्वंद्व में। तो तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें तोड़ लगा हुआ रहेगा, ठीक है, पांव, हाथ पांव आदि, ये सब चीज़। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लॉन्ग में पढ़ना चाह रहे हैं, यदि 9, 10 में, 6, 7 में, तो आपको ऐसे ही काम चल जाएगा। वैकल्पिक द्वंद्व में घट बढ़, तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, घट या बढ़, थोड़ा सा घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। 5 या 500, 500 1000 तक, ठीक है। यस अपयस, यस या अपयस, इस तरह से वैकल्पिक द्वंद्व। द्विगु समास क्या कहता है, जिस पद में संख्यावाची, द्विगु समास क्या होता है, जिस पद में संख्यावाची, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 आदि का पता चले उसे द्विगु समास कहते हैं। चौमासा, अष्टाध्यायी, त्रिवेणी, पंचवटी, ये द्विगु समास का एग्जाम्पल है, ठीक है। द्वंद्व समास, द्विगु समास आसान है। बहुवीर्य समास में कोई पद बड़ा नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अप्रधान जिसको लिखा गया है, तो कर्मधारक समास, जिस समास में एक पद दूसरे पद का विशेषता बताता है, वे कर्मधारक समास कहते हैं। विग्रह करने पर जो शब्द का प्रयोग करा मतलब किया जाएगा, जो रूपी शब्द इत्यादि का, जैसे नील आकाश, नीला है जो आकाश, नील गाय, नीला है जो गाय, महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है। चरण कमल, चरण रूपी कमल, तो जो रूपी इत्यादि शब्द मिलेगा, ठीक है। बहुवीर्य समास, जिस समास में न तो प्रथम पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुवीर्य समास कहते हैं। विग्रह करने पर जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिसका, गिरधर, गिरि का धारण करने वाला, दशानन, 10 है आनंद जिसके, दिगंबर, दिख है अंबर, अंबर है जिसका। तो ये मेरा क्या हो गया, कर्म बहुवीर्य समास का एग्जाम्पल, ठीक है। अतत्पुरुष में दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से जुड़ा रहेगा तत्पुरुष में। जैसे गगन चुबी, गगन को चुमने वाला, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राज, ठीक है, तत्पुरुष में। राजधानी, राजा की रानी, रोगग्रस्त, रोग का ग्रस्त है।
इसके बाद तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। नयन तत्पुरुष, जिस शब्द में न के अर्थ में या यन का प्रयोग होगा वहाँ पे नयन तत्पुरुष होगा। जैसे अनदेखा, न देखा, अनसुना, न सुना, अनहित, न सुना। ठीक है, ये हो गया तत्पुरुष समास के भेद। यदि आपसे पूछेगा तत्पुरुष समास के भेद प्यारे साथियों, तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे चीज़ों को, क्योंकि तत्पुरुष समास के भी भेद हो गया, उधर तो हमने बता दिया था। ठीक है, द्वंद्व समास के भी भेद हो गया। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद हो गया? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, कर्म तत्पुरुष चिड़िया को मारने वाला, यहाँ को लग गया इसलिए से कर्म तत्पुरुष। मनोहर, मन को हरने वाला। ठीक है, मन को हरने वाला। तो ऐसे विकल्पों का आपको ध्यान रखना। करण तत्पुरुष में क्या होगा? मन से। करण, कर्ता ने कर्म को करण से। यदि नहीं जानते थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, हमने बता दिया हूँ। देखिए इसका कारक का, कर्ता ने कर्म शून्य विभक्ति करण से द्वारा होता है, अर्थात साधन या माध्यम के संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होने के बाद करता है। संबंध होता है, फिर अधिकरण होता है, फिर संबोधन होता है। तो इसको सीरियल से याद रखिएगा। ठीक है, रट लीजिएगा। कैसे? क वाला तीनों एक साथ आएगा। क तीन हो गया यहाँ से। अब यहाँ से रटना 4 से। 4 में संप्रदान हो जाता है और 5 में अपादान। उसके बाद 6 में संबंध, अधिकरण और संबोधन होता है। तो इस तरह से मेरा 8 क्लियर हो जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पे कर्म तत्पुरुष हो गया। करण तत्पुरुष में से संप्रदान तत्पुरुष, रसोई के लिए। ठीक है, रसोई के लिए। मार्ग के लिए व्यय। अपादान तत्पुरुष, कमचोर, काम से जो जी चुराता है। कामागत, कम से आगत। ठीक है, क्रम से आगत। तो ये संप्रदान तत्पुरुष का मेरा क्लियर हो जाता है। संबंध, गंगा जल मतलब गंगा का जल। दीनानाथ, दिन के नाथ। नेक्स्ट अधिकरण, नगरवास, नगर में वास करने वाला को नगरवास कहते हैं। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास करने वालों को आत्मविश्वास कहा जाता है। ठीक है, जो अपने आप पर भी विश्वास करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको मैं बता देता हूँ कि नंबर कहाँ से आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसे समझिए चीज़ों को फर्स्ट में, क्योंकि यदि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। कभी कभी एग्जाम हॉल में यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। क्या पूछता है प्यारे साथियों? किस तत्पुरुष में दोनों पद प्रधान होता है? तो वह हो जाएगा मेरा द्वंद्व समास में। इम्पोर्टेंट है। किस तत्पुरुष में दोनों पद अप्रधान होता है? तो बहुब्रीहि में। ठीक है, अब बात करें कर्मधारक में, तो तत्पुरुष समास से सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि तत्पुरुष समास से कर्मधारक निकला है और द्वंद्व निकला है। तो जब एक बाप से 2 बेटा पैदा होगा, ठीक है, या 2 बच्चे पैदा होंगे, तो दोनों में खून का रिलेशन जो होगा सेम होगा। ठीक है, खून का रिलेशन सेम होगा, डीएनए सेम होगा। इसलिए देखिए उत्तरपद तीनों में सेम है। तो तत्पुरुष समास जहाँ भी आ जाएगा तो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, कर्मधारक और दिगो में तीनों में उत्तरपद प्रधान होता है। केवल अविभाव में एक पूर्व पद प्रधान होता है। इसका पहला पद जो होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, पूर्व पद प्रधान होता है, और जो उत्तर पद होता है, हाँ, पूर्व पद प्रधान होता है, और बहुब्रीहि में, ठीक है, बहुब्रीहि में अप्रधान इसमें। अब यहाँ पे देखिए अविभाव में जिसमें उपसर्ग लगा रहेगा पहला पद, एक ध्यान रखेंगे। तो अविभाव मतलब होता है कि जिसमें उपसर्ग लिंग वचन कारक के अनुसार क्या होता है, पद जो है वह बदलता नहीं है। तो अविभाव का यही अर्थ होता है, जिसमें प्रीति, ठीक है, रीति, अनु अर्थात उपसर्ग लगा रहेगा। यदि नहीं जानते थोड़ा सा क्रिया लगा लेंगे। तो इम्पोर्टेंट फंसने वाला चीज़ कहाँ पे आपको है, थोड़ा सा आप फंस सकते हैं बहुब्रीहि में, और एक कर्मधारक में फंस सकते हैं। ठीक है, तत्पुरुष में फंसने वाला चीज़ नहीं है। तत्पुरुष क्या कहता है, थोड़ा सा इसे और डिटेल से समझ लीजिए। तत्पुरुष कहता है, ठीक है, तत्पुरुष समास की ओर चलते हैं। जैसे तत्पुरुष समास की सबसे अच्छा डिफिनेशन क्या है कि दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्हों से जुड़ा रहेगा। ठीक है, तत्पुरुष, पुरुष जो होता है, ऐसे समझिए, पुरुष जो होता है किसी न किसी कारण उसमें जरूर होता है। पुरुष में कारण होता है, तो कारण से कारक, कारण से कारण, ठीक है, कारण से कारक, ये तो कारक से जुड़ा हुआ है। तत्पुरुष हमेशा कारण, पुरुष में हमेशा कुछ न कुछ कारण रहता है, तो वो कारण मतलब कारक। उसके बाद
अविभाज्य समास में उसमें उपसर्ग रहेगा, ठीक है, रटिए चीज़ों को, सुनिए केवल। और बहुब्रीहि समास में कोई पद बड़ा छोटा नहीं होता है, सब अप्रधान होता है, ठीक है। कर्मधारक समास में उत्तर पद केवल प्रधान होता है, पहले भी बता दिया। तो कॉन्सेप्ट का यदि आप समझ गए होंगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आने का पैटर्न हम पहले बता दिया हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।